हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज ललित गोस्वामी। गाइस, आज हम लोग रियल नंबर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक बचता है आपके पास इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो इस टॉपिक में आप केवल और केवल रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल और रेशनल नंबर्स आप ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी आपको 10th क्लास में फिनिश करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज और 1.4 एक्सरसाइज में। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप सबसे पहले एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। वो थ्योरम बेसिकली इरेशनल नंबर के ऊपर है कि कोई भी रूट की वैल्यूज़ जो इरेशनल होती हैं वो इरेशनल क्यों होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। रूट टू इज इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, बट सबसे स्टार्टिंग फेज में हम लोग इसको एक रेशनल नंबर लेट करेंगे, जो कि गलत है। बट क्वेश्चन को करते करते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमने लेट क्यों किया। तो लेट स्टार्ट कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रेशनल नंबर होगा। तो गाइस, ये हमारी अजम्पशन थी। आगे देखिए क्या करना है इसके अंदर। तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर हुआ दैट इज 2, और p का स्क्वायर पी स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने p स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, जो कि 2q स्क्वायर होगी, और इस कंडीशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कहीं पर मेरी इसको रिक्वायरमेंट होगी इस इक्वेशन की, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे। नाउ गाइज, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ में आया। वो रिजल्ट ये है कि क्यू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई है। सेम टाइम पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इस 2 को इसके डिवीजन में लेके जाऊं तो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 2। तो कन्फर्मली फ्रेंड्स, अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये शायद आपको एक बार को हल्का सा कंफर्म ना हो, मैं उसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास पी स्क्वायर और p, ये दो नंबर हैं। पी स्क्वायर मान लेते हैं 144 है, तो ऑब्वियस बात है कि 144 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 144 2 से डिवाइड हो रहा है तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ अगर मैं बोलूं 100 2 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली होता है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं एक नंबर और लेते हैं 324। 324 2 से डिवाइड है, और ये किसका स्क्वायर रूट है? ये मेरे ख्याल से 18 का स्क्वायर रूट है। तो 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इस तरीके का कोई भी ऐसा नंबर जो पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा तो कंफर्मली पी भी 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं एक नंबर ले लूँ 169, ये कंफर्म है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। किसका स्क्वायर है ये? दैट इज 13 का स्क्वायर। तो 13 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, नथिंग एल्स। और इसके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताया जा रहा है कि p डिवाइड होगा 2 से, अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो गाइस, नाउ यहाँ पर एक और अजम्पशन करनी है आपने, लेट p इक्वल टू 2a। दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को कि कुछ टीचर्स ऐसे यहाँ पर अजम्पशन करनी होती है तो अजम्पशन हम कुछ भी कर लेते हैं। हमने जब इसको रेशनल नंबर लेट किया तो हमने p और q लिया। मैं इसको p और q लेता हूँ। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर a और b ले लेते हैं। तो नो इश्यूज, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अजम्पशन कुछ भी किया जा सकता है, सबके पास अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। तो गाइज, p और मैंने q लिया, तो मैंने यहाँ पर जो दूसरी अजम्पशन करी वो 2a करी। अगर कोई टीचर या आप में से कोई भी यहाँ पर a और b लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग c ले लेते हैं। तो मैंने फिर वही बात बोली कि अजम्पशन है, कहीं पर भी कुछ भी की जा सकती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इस p की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करने वाला हूँ। पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन।
तो गाइज जब मैंने इसको इसके अंदर पुट किया तो वी हैव 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 4a स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट आया आपके पास 2a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो अगेन आपके पास फिर से एक स्टेटमेंट दोबारा से q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर ये आपके पास आती है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन सेम दोबारा आती है जैसे कि पहले यहाँ पर आया था आपके पास। अगेन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि 2 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर, 2 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर इज डिविजिबल, q स्क्वायर is divisible by 2. So guys q is also divisible by 2। तो q भी 2 से डिवाइड है और p भी 2 से डिवाइड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसके आगे की कहानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये इसकी थ्योरम थी। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि p और q कौन थे। p और q हमारे रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर थे। तो रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और वो पर्टिकुलर नंबर कौन सा है आपके पास 2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो ये एक नेगेटिव बात है हमारे लिए जो रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट कहती है कि जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होगा, उसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है, रेशनल नंबर बोलता है कि जो भी मेरे p और q होंगे वो p और q का कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। बट हमारी ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। ध्यान से अगेन देखिएगा कि मेरा p डिवाइड हो रहा है 2 से, मेरा q भी डिवाइड हो रहा है 2 से। सेम हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि p और q का कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 भी आ रहा है। 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका आता ही आता है, तो यहाँ पर 2 भी आ रहा है जो कि रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। ये अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। तो इस वजह से ये जो मेरी अजम्पशन थी ये गलत हो गई। ये अजम्पशन इसलिए गलत हुई क्योंकि ये इस कहानी को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। हेंस मैं यहाँ पे बोलूँगा therefore 2 as a common factor of p and q। गाइज 2 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए p और q का, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। सपोज मैं कुछ रेशनल नंबर्स ले रहा हूँ और वो रेशनल नंबर देखिए कि उनका कॉमन फैक्टर p और q क्या है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2/3। ऑब्वियसली 2 इसका p है और 3 इसका q है। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली एंड ओनली क्या है, 1 है। अगर मैं बोलूँ 3/7 तो इसमें p और इसमें q ये है, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। अगर 7/11 बोलूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो गाइस इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास रेशनल नंबर के हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है p और q का वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ और रेशनल नंबर्स आ रहे होंगे तो आप बोलेंगे 4/8। 4/8 भी एक रेशनल नंबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4/8 एक रेशनल नंबर नहीं है, बेसिकली एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को जब हम रिड्यूसिंग फॉर्म में लाके सिंपलेस्ट लाएंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, तो जो लास्ट में आपके पास फ्रैक्शन बचेगा वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। ये किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर हमने काट दिया, लाइक 2 से 4 से काट दिया, तो 4 1 जा और 4 2 जा, अब ये हमारे p और q बन गए। अब आप इनको चेक कर सकते हो कि यस ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज ऑफ कि इनके दोनों के कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो ओनली और ओनली 1 है। अगर मैं बोलूँ कि 7/21 तो
तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली ये एक रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ ये काटा जा सकता है, रिड्यूसिंग हो रहा है 1/3। तो अब मैं बोलूँगा कि यस ये एक रेशनल नंबर है। तो गाइज इन सभी में आप लोगों ने देखा P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। इसीलिए इसी वजह से कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आया है वो अदर देन 1 आया है, जिसकी वजह से हमारी ये अजम्पशन गलत हो गई है। और हमारी ये अजम्पशन गलत होने का कारण केवल और केवल ये है कि हमने हमने जो हमारी बातों में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया है। विरोधाभास समझते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो हमारे दोनों की दोनों बात, या तो कोई नंबर रेशनल होगा या कोई नंबर इरेशनल होगा। तो दो कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं है, कोई एक ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। सिर्फ इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुई है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से पैदा हुई है कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। तो गाइस यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लोग लिखने वाले हैं, देखिए क्या है वो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को लिखनी है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ सकते हैं आप लोग इसको, वर्ड टू वर्ड इसको आपने लिखना है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि P और Q का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। नाउ द कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमने √2 को क्या लेट कर लिया था, रेशनल नंबर लेट कर लिया था। हेंस इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है गाइस। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, और ये वो बात फुलफिल नहीं कर पाया जो हमको चाहिए थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी थ्योरम है। इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं कि वो आपके सामने आप लोग देखेगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है प्रूव दैट 5√3 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा फंडा है इसका। आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। तो गाइज यहाँ पर अगेन हमने एक अजम्पशन करी, लेट 5√3 इज रेशनल नंबर। तो जो भी नंबर आपको प्रूफ करने का आएगा उसको आपने रेशनल लेट करना है, रेशनल नंबर। तो अब आपको यहाँ पर वो सारी कहानी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके से 5√3 में से वो रूट वाली वैल्यू को सेपरेट करना है, और उसके बाद आप लोग इजीली थ्योरम के बेस पर ये बोल सकेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो गाइस क्या करना है आप लोगों को, 5√3 इज इक्वल टू अगेन P/Q या A/B, चॉइस इज योर्स। अब आपने यहाँ पर सिंपल √3 इक्वल टू P/Q इंटू 5, सिंपली नथिंग एल्स। तो √3 को सेपरेट किया, P और 5Q ये अलग किया। तो इसके बाद आप यहाँ पर बोलने वाले हैं, ये एक्चुअली में √3 जो आपका ये नंबर है, इसको सेपरेट करने का रीज़न है बिकॉज ऑफ कि आपने जो थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम के अंदर आपको ये बताया गया कि आप लोग जो भी रूट का सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर का मतलब √2, √3, √5, √7, कुछ भी, कोई भी ऐसा नंबर है जो सेपरेट होके आता है, तो आप उसको उसके लिए केवल एक बार ही थ्योरम प्रूफ करेंगे, और वो थ्योरम आपने प्रूफ करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करनी है, यहाँ पर यूज़ करनी है। तो इसलिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो जब आप बोल देंगे कि ये √3 इसके इक्विवेलेंट है और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। बट ये हमारा फैक्ट नहीं है। फिर से आप यही एक कहानी लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। आपको इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, आपको जस्ट इतना लिखना है कि सिंस P and Q are integer, P and Q ना लिख के यहाँ पर P and 5Q, बिकॉज ये 5Q है, are integers and 5Q is not equal to 0, so P upon 5Q is rational number and rational number and √3 is also a rational number. But again
but this contradicts the fact, यहां से आपको चेंज करना है, the fact that root 3 is irrational number, hence, बस यहाँ पर हल्का सा चेंज आपको करना है, hence जो नंबर मीन था 5√3 is also irrational number. तो गाइज ये आपको यहाँ पर करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको ये और क्लियर होगा, थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज करेंगे इसकी जगह पर, इसी तरह की स्टेटमेंट उसके अंदर भी देखिएगा, ठीक है। तो गाइज एक क्वेश्चन आपके सामने और दोबारा से, शो दैट 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। अगेन फटाफट से मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो उसको ऑब्वियसली पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने रूट 3 को किसी भी तरीके से सेपरेट करना है। उसका तरीका क्या है कि रूट 3 को मैं उधर ले जाऊँ प्लस का हो जाएगा, और पी बाई क्यू को इधर लेके आऊँ माइनस का हो जाएगा। तो वी है, मैंने रूट 3 इधर ही रखा, इक्वल्स टू 5 माइनस पी बाई क्यू, यानी कि जो वैल्यू इधर आने वाली थी वो मैंने उधर लिख दिया। ऐसा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन रूट 3 सेपरेट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करके रेशनल नंबर के फॉर्म में ले आना है, जैसा कि दिखता है पी बाई क्यू। तो वी हैव 5q माइनस पी अपॉन में क्यू। अब ये स्टेटमेंट सेपरेट हो गई है आपकी, एज इट इज कॉपी आपको करना है। जैसे यहाँ पर रूट 3 इक्वल टू दिस हो गया था, ऐसे रूट 3 इक्वल टू दिस हो गया। तो सिंस पी एंड क्यू, अब यहाँ पर पी आपका क्या है, ये पी आपका पूरा है, 5q माइनस पी, ये आपका न्यूमिनेटर है। दिस एंड दिस आर इंटीजर, दैट्स व्हाई this is a rational number and root 3 is also a rational number, but root 3 जो है हमने प्रूफ कर दिया है कि वो एक irrational number है, that's why कि हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, irrational number बोलेंगे। तो स्टेटमेंट प्रॉपरली आपको लिखनी है, एज इट इज स्टेटमेंट है, तो ये आपको एज इट इज इधर को कंप्लीट करनी है, ठीक है गाइस। तो ये आपका इरेशनल नंबर वाला पार्ट है। अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में जो आपको 9th क्लास में पढ़ा था उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि वो क्या है। तो गाइस देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, बेसिकली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं उसको आपको डिक्टेट करता हूँ। रेशनल नंबर के आपके पास दो टर्मिनेटिंग पॉइंट होते थे, दो टर्मिनेटिंग पार्ट्स होते थे। एक टर्मिनेटिंग जो कि कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता था, कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर जो कंप्लीटली एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल देना चाहूँगा इसके। एग्जांपल लाइक मैंने बोला एक रेशनल नंबर है दैट इज़ 1/2, तो 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 0.5, मीन्स डेसिमल के एक प्लेस के बाद ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक अगर मैं बात करूँ 1/4, तो 1/4 का डेसिमल फॉर्म आया 0.25, तो 0.25 यानी डेसिमल के दो प्लेस के बाद ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो तीसरा आपको मैं एक एग्जांपल और देना, लाइक मैंने बोलता हूँ 36/100, तो इसको जब मैंने देखा तो 0.36, तो यहाँ भी मैंने देखा कि ये दो प्लेसेस के बाद, एक डेसिमल के दो प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा कोई भी एक नंबर आप ले लेंगे, रेशनल नंबर आप ले लेंगे, अगर वो डेसिमल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके कंप्लीटली खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि इसका इस बार ज़रूरत है, इस बार आपका इसका यूज़ करना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसी का एक दूसरा पार्ट हुआ करता था, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, repeating decimal
एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो फॉर्म आपकी होती थी, उसमें जब आप किसी रेशनल नंबर को इस डेसिमल फॉर्म में लिखते थे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता था कि एक जैसा नंबर बार 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 रिपीट हो रहा होता था। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए आप एक बार साइन लगा देते थे उस नंबर के ऊपर, उस डिजिट के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, तो ऐसे रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग आपको दे सकते हैं, लाइक वो हम बोले हैं 1/3, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो 1/3 को अगर आप डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो डेसिमल फॉर्म बनती है वो 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको टर्मिनेट करने का आपके पास एक और ऑप्शन था, दैट इज 0.3 के ऊपर बार लगा देते थे। तो गाइस एक नंबर मैं और ले लेता हूँ, लाइक मैं मान लेता हूँ 1/7। तो 1/7 का अगर डेसिमल फॉर्म जो आएगा दैट इज 0.142857, अगेन 142857 डॉट डॉट डॉट। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास जो तरीका था वो दैट इज 0.142857 के ऊपर बार लगा दें, मतलब ये ब्लॉक बार 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 रिपीट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर 10th क्लास के अंदर इससे आगे क्या है, इससे आगे आपको क्या देखना है, ये आपने इतना हिस्सा आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा था और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से और रिवाइज कर लो। आपको याद होगा कि ये इसके बारे में तो कोई खास बात नहीं थी, बट इसके बारे में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि इस तरह का कोई नंबर आपके पास था या इस तरह का कोई नंबर आपके पास था जो कि रिपीटिंग फॉर्म में लिखा हुआ था, तो उसको आपने कन्वर्ट कर दे P/Q की फॉर्म में लिखना था। तो वो प्रोसीजर आपने किया हुआ था 9th क्लास के अंदर, एक बार उसको और रिवीजन कर लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ गाइज इस बार 10th क्लास में क्या है इसका यूनिक, थोड़ा सा आपको इस बार बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअली डिवीजन किए ये बताना है कि रेशनल नंबर का ये कौन सा वाला पार्ट है। यानी कि आपके पास रेशनल नंबर होगा, बिना एक्चुअली डिवाइड किए आप ये बता पाए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं बहुत ही छोटे में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट आपको चीज़ें याद रखनी है। समझिए क्या है वो, आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो, लाइक वो रेशनल नंबर P/Q हो, अगर वो रेशनल नंबर P/Q है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, तो कन्फर्मली आपको एक बात याद करनी है, याद रखनी है कि जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा, जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। याद रखिएगा, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म अगर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है या 2 और 5 के पावर्स की फॉर्म में आ रहा है, एम या एन या एन एम कुछ भी लिख सकते हैं, आ रहा है, तो वो नंबर, वो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दोबारा सुनेंगे कि हमारे पास जो भी P/Q होगा उसका Q यानी कि उसका डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है या तो केवल 2 की फॉर्म में आए या केवल 5 की फॉर्म में आए या केवल 2 और 5 की फॉर्म में आए या बोथ 2 और 5 की फॉर्म में आए, ओनली 2, ओनली 5 एंड 2 और 5 बोथ। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म आपको नजर आता है तो वी कैन से यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइज ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक शॉर्टकट है जो विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी डिवीजन आप लोगों को बताने में हेल्पफुल है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर आपने नोटिस किया इनमें देखो, इसमें केवल 2 का फैक्टर है, इसमें केवल 2 और 2 का फैक्टर है, इसमें 10 यानी कि 2 इंटू 5 का फैक्टर है। तो इसलिए इनको मैं बिना कैलकुलेट करे भी बता सकता था कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है गाइस, सिमिलरली इसके अगेंस्ट अगर आपके पास इसमें भी P/Q आपके पास कोई रेशनल नंबर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो गाइस यहाँ पर भी अगर आपने Q का फैक्टर किया तो 2, 5 और लाइक 3, लाइक 7 इस तरह का कोई फैक्टर आ जाता है, तो वी कैन से कि यस वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। भाई सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर तो वो है ही है, रेशनल नंबर तो ये है ही है, बट रेशनल नंबर का कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग वाला या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग वाला। ठीक है गाइज, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है रेशनल नंबर का। इस पर रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से डिस्कस करके टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक लिखा होगा, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन दिया होगा, मान लेते हैं 13 अपॉन में 3125। 3125 को आप बताने वाले हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो गाइज इस ट्रिक से हमें जान सकते हैं, बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कि ये नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया 3125 का, 5 से गया 625, फिर 5 से गया दैट इज 125, देन अगेन 5 दैट इज 25, अगेन 5, 5 एंड अगेन 5, 1। तो ये कितनी पावर आई, 13 की 5 की पावर 5। तो यस यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं तक ही आता है कि बताओ विदाउट एनी कैलकुलेशन कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी में एक क्वेश्चन और एड ऑन होके आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर है, इफ यस देन राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। आपको इस रेशनल नंबर का इसका डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी है। वो ट्रिक क्या है, आप लोगों को सभी को पता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा रेशनल नंबर आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर 10 के राउंड ऑफ में हो। 10 के राउंड ऑफ का मतलब या तो 10 हो या वो 100 हो या वो 1000 हो या 10,000 है, वट एवर, लेकिन 10 के राउंड ऑफ में हो, तो उसको आप डिवाइड बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यही ट्रिक फॉलो करनी है कि मुझे किसी भी तरीके से इस डिनोमिनेटर को 10 का राउंड ऑफ बनाना है। तो ये ट्रिक आपको इसी तरीके से बन के दिखाएगी। कैसे, देखिए आपके पास 13 अपॉन में 5 की पावर 5 है, मुझे इसको क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो मेरे को किसकी कमी लग रही है, 2 की कमी लग रही है। तो गाइज यहाँ पर अब ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1 है। तो आपने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास के अंदर पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर, वो क्या था, वो था कि अगर दोनों का बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बच्चों मुझे क्या करना है, इसकी पावर को 5 कर देना है। अब ये मल्टीप्लाई इजीली किए जा सकते हैं। नाउ अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर कि भाई मैंने डिनोमिनेटर में तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन में तो इफेक्ट पड़ गया इससे। तो फ्रैक्शन में यानी कि इसके रेशनल नंबर में, इसके रेशनल नंबर के इस नंबर में कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसके लिए मुझे इसको इक्वल करने के लिए ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंट है इसी के। तो गाइज इसको लिखा मैंने 13 इंटू 2 की पावर 5 को क्या बोलते हैं, 32, 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई हो गया बेस मल्टीप्लाई पावर सेम, तो यानी 10 की पावर 5। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 416 अपॉन में 10 की पावर 5, कितनी जीरोस, 5 जीरोस, और ये आंसर बहुत इजीली 0.00, क्योंकि 3 तो है हमारे पास तो 2 जीरो और लगानी पड़ेंगे आगे, 416, ये इसका डेसिमल फॉर्म है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ तक आ जाता है। सिर्फ बताओ विदाउट कैलकुलेशन कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, अगर है तो उसका डेसिमल फॉर्म भी लिखो। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, अगर मुझे सही से मैं कैलकुलेट कर लिख पाया तो कुछ भी लिख देते हैं, 7 अपॉन में 5 की पावर 2 और 3 की 2 की पावर 7, 2 की पावर 4। ठीक है, अब बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। साफ दिख रहा है, यस है, इट इज terminating, it is terminating decimal expansion। ठीक है, terminating decimal expansion। तो गाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, बट इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म लिखना है, मतलब डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, 7 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। अब आपको दिख रहा है कि बेस सेम करने के लिए
2 की पावर तो ऑलरेडी 4 है, बट 5 की पावर केवल 2 ही है, तो 5 की पावर 2 और होनी चाहिए, जिससे कि पावर आपकी क्या हो जाए, सेम हो जाए, और बेस डिफरेंट डिफरेंट है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई जाएंगे। तो 5 की पावर कितनी हो गई है, 2। तो 5 की पावर 2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आपके पास नंबर आ गया 7 इंटू 25, 5 इंटू 5 25, और ये हो गया आपके पास 5 की पावर 2, 4 हो गया, 2 इधर इंटू 2 की पावर 4। तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 175, और इसको मल्टीप्लाई करा तो 10 की पावर 4, दैट इज 4 zeros। तो आंसर इज 0.0175। तो कितना आसान है, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इस तरीके के नंबर्स आपके पास आ जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी फोल्डर का 1.3 और 1.4 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैं एनसीईआरटी का कोई आपको इसमें डाउट नहीं आएगा, अगर इनकेस आता है तो हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक नई चैप्टर के लिए आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो बना के देने वाले हैं। ओके, बाय बाय।